नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब भी कांग्रेस, सपा या इंडी गठबंधन से जुड़े दल चुनाव हार रहे होते हैं, तब ये हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने का प्रयास करते हैं। 2014 से लगातार आप ये बात सुन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, क्या ये बैलेट पेपर से बनी थी? 2009 में केंद्र में यूपीए की सरकार बनी, क्या ये बैलेट पेपर से बनी थी? कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग आज ईवीएम को नकार रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बैलेट लूटने का काम करते थे। जब भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी अन्य दल हैं, जब भी ये चुनाव हार रहे होते हैं तो हार का ठेकड़ा ईवीएम पर डालने का ये लोग कुत्सित प्रयास करते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 2014 से लगातार इस बात को आप सुन रहे हैं। इससे पहले हम पूछना चाहते हैं इन लोगों से कि गत वर्ष हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, क्या वो बैलेट पेपर से बनी थी? 2009 में यूपीए की गवर्नमेंट सेंटर में बनी, क्या वो बैलेट पेपर से बनी थी? 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट देश के अंदर बनी। 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और पंजाब के अंदर सरकार बनी, क्या वह बैलेट पेपर से बनी थी? यानी ये सभी चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस देश को गुमराह करने का प्रयास कर रही है और उनके सहयोगी दलों के लोग भी देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी हार का ठिकड़ा ईवीएम पे डालना चाहते हैं। मैंने जितना भी नाम लिया, ये सभी ईवीएम से बनी हुई सरकारें हैं। स्वस्थ लोकतंत्र में हर एक मतदाता को अपना वोट पोल करने का अधिकार है। जो लोग ईवीएम को आज नकार रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बैलेट लूटने का काम करते थे। और आज जब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की शुचिता को सुनिश्चित किया है, वो ईवीएम में अब अपना गुस्सा फोड़ने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि 2 चरणों के चुनाव ने अब तक जो रुझान दिए हैं वो ये दिए हैं कि देश की जो आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार, या पूरे देश की आज जो एक स्वर देश के अंदर से निकल रहा है कि अब की बार 400 पार, उधर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बढ़ रहा है, तो उससे घबराहट में अपनी खींच को उतारने के लिए ईवीएम को निशाना बनाना चाहते हैं। हम कह सकते हैं विपक्ष पहले से तैयारी कर रहा है ईवीएम की बातों को अपनी हार को पुख्ता कर रहे हैं और उसके लिए दोषारोपण किस पे किया जाए तो ईवीएम उनके लिए सबसे सस्ता एक औजार है। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जिला जेल से बरेली सेंट्रल जेल भेजे जाने पर उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी मीडिया से रूबरू हुई। श्रीकला ने पति धनंजय के जेल ट्रांसफर को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव में डर की वजह से धनंजय सिंह को यहां से हटाया गया, इससे उनकी जान को खतरा भी है। लोकसभा प्रत्याशी श्रीकला ने सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर क्या वजह थी, अचानक से उनको यहां से शिफ्ट कर दिया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने मंगलसूत्र की रक्षा किए जाने की अपील करते हुए कहा कि वह एक पत्नी होने के नाते काफी परेशान है।
और हमारे साथ हमारे संवाददाता रविंद्र तिवारी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रविंद्र, धनंजय की पत्नी ने यह कहा कि उनकी जान को खतरा है, इसीलिए जेल में शिफ्ट किया गया है। इस आशंका को वो जता रही हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है रविंद्र? जी राणा जी, पूर्व सांसद धनंजय सिंह रिहा होने पर उनकी पत्नी श्री कला ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जान का खतरा बताया है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को शनिवार की सुबह 8 बजे जौनपुर जिला कारागार से बरेली जेल शिफ्ट किया गया था। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें रिहाई दे दी है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह सोमवार या मंगलवार को रिहा हो सकते हैं। और श्री कला सिंह ने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है अपने मंगलसूत्र और अपने परिवार की रिहाई के बचाव के लिए। बिल्कुल रविंदर, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो माता और बहनों के मंगलसूत्र तक को ये छीन लेंगे। उसी पर तंज कसते हुए कहा है अभी श्री कला ने कि मैं प्रधानमंत्री से चाहती हूं कि मेरे मंगलसूत्र की भी रक्षा करें। जी किस तरह से देखा जाए कि इस तरह की बयानबाजी भी क्या चुनाव पर असर डालेंगी? कहीं ना कहीं श्री कला को खतरा मंडराता नजर आ रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसी गुहार लगाई है। जी जौनपुर में जी शुक्रिया रविंद्र आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक होगी। इसमें यूपी की अमेठी और रायबरेली के अलावा बची हुई सीटें पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी। अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका गांधी के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। कांग्रेस अब तक 317 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए 2 फेज के लिए वोटिंग भी हो चुकी है। इसके साथ ही 11 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की सभी सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। संत कबीर नगर सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र के बनियाबारी चौराहे पर एक निजी मैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा पर करारा तंज कसते हुए कहा कि सपा सरकार में माफियाओं का राज है। गुंडे मवालियों की वजह से हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, जबकि हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश को अपराधियों से मुक्त कर दिया है। आज प्रदेश में कोई गुंडागर्दी नहीं होती। वहीं इस दौरान 1 साल पहले समाजवादी पार्टी से अपना नाता तोड़ चुके पूर्व उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। मिर्जापुर में निजी कार्यक्रम में पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि बीजेपी 400 पार सीटें नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा देना बीजेपी का बड़बोलापन है। अब तो मोदी भी नहीं बोल रहे हैं और बोलना भी नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही कहना चाहिए कि केंद्र में बहुमत से आएंगे। उन्होंने कहा कि देश में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। मोदी भी आजकल बोलता नहीं। अभी सुना है अभी फिलहाल मोदी कहते थे कि 400 सीट 400 होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में विपक्ष भी होना चाहिए। और दूसरा है कि 400 हो जाए तो फिर जो निर्वाचित होकर आते हैं उनका जिस प्रकार से भला करना है या उनको सही रास्ते में लाना है, और संसद में या ग्रंथों में है वहाँ ठीक से बोलना है। इस प्रकार से तैयारी के लिए भी थोड़ा संख्या बहुमत तो होना चाहिए, परंतु इतना नहीं होना चाहिए कि आपको लगेगा कि भाई साथ है नहीं है, उनसे बात करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा किसी के मन में नहीं आना। मैं समझता हूँ इस बार हमारी संख्या कम होगी। तो
तो अब सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस बात को कहा और बड़ा बयान उनका यह है कि जिस बात को लेकर बीजेपी, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक ये कह रहे थे कि बीजेपी 400 पार का आंकड़ा इस बार पार करेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 400 पार जीत पाना आसान नहीं है, या उन्होंने कहा कि यह संभव ही नहीं है। बीजेपी 400 पार का आंकड़ा नहीं छुएगी, कम ही सीटें आएंगी। उन्होंने कहा कि अब तो इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं बोलते हैं अपनी रैलियों में और महासभा में या किसी भी जनसभा को संबोधित करते हुए कि 400 पार सीटें आएंगी। उन्होंने कहा कि ये बोलना भी नहीं चाहिए। बीजेपी ने अगर ये नारा दिया तो इस नारे का मतलब है बीजेपी का बड़बोलापन। सिर्फ इतना कहना चाहिए कि केंद्र में हम फुल मेजोरिटी के साथ आ रहे हैं। 400 पार का आंकड़ा रखना गलत है। उन्होंने कहा कि संसद के भीतर अगर लोकतंत्र मजबूत रखना है तो विपक्ष का होना भी बेहद जरूरी है। रामपुर में पुलिस और एसओजी टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक गोकश के पैर में गोली लग गई और वहीं 2 गोकश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल गोकश को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने गोकश के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। यूपी के कुशीनगर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाना महंगा पड़ गया। दरअसल बीती देर रात बच्चे को दस्त और उल्टी की शिकायत हुई, जिसके बाद परिजन बच्चे का इलाज करवाने बंगाली डॉक्टर के पास पहुंच गए। इलाज के दौरान बंगाली डॉक्टर ने बच्चे को गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद 2 महीने के मासूम बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद से ही झोला छाप डॉक्टर फरार है। यशवंतपुर से गोरखपुर जा रही ट्रेन यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेसवे में उस समय हड़कंप मच गया जब ट्रेन के 3 से 4 एसी कोच के यात्रियों की फूड पॉइजनिंग के चलते तबीयत बिगड़ गई। झांसी डिवीजन को जब इस बारे में सूचना मिली तो 5 डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया और वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर इलाज दिया गया। बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा यात्री फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे। लखीमपुर खीरी में पुलिस और एफएसटी टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान 10 लाख रुपए बरामद किए। आपको बता दें कि एसपी गणेश प्रसाद साह के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन चुनाव के दृष्टिगत जनपद में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान एफएसटी और थाना मोहम्मदी की संयुक्त टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान शंकरपुर चौराहे से आई ट्रेन गाड़ी के चालक और मालिक के पास से एफएसटी और थाना मोहम्मदी पुलिस टीम चेकिंग के दौरान गाड़ी के अंदर से 10 लाख रुपए नगद बरामद हुआ, जिसको एफएसटी और थाना स्थानीय की फोर्स के द्वारा मौके पर सीज कर दिया गया। मथुरा में डंपिंग प्लांट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग की चपेट में आने से कूड़ा निस्तारण करने की कई मशीनें जलकर खाक हो गई हैं और वहीं प्लांट में एक कर्मचारी का सामान भी जलकर राख हो गया। कई घंटे बीत जाने के बाद मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाया गया। इस डंपिंग प्लांट से स्थानीय लोग परेशान रहते हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मथुरा से हैं, जहां इस जगह को डंपिंग प्लांट बनाया गया और यहां पूरे शहर का कूड़ा लाकर डाला जाता है। वैसे तो स्थानीय लोग लगातार अपनी शिकायतों को दर्ज कराते रहे, इससे परेशान है क्योंकि बदबू बेहद आती है। लेकिन आज अचानक से यहां आग लग गई और आग लगने की वजह से एक कर्मचारी जो यहां पर रहता था उसका सामान भी जलकर राख हो गया है। लेकिन फिलहाल डंपिंग प्लांट में लगी आग को काबू में पा लिया गया है। दमकल विभाग की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और शहर का कूड़ा जो आता है वहाँ किसी में आग लग के आई थी, तो आग कूड़े पर डाली गई तो आग भड़क गई
थी हाँ, पुलिस को? आग में आप देख ही रहे हैं, आग ठीक ठाक लगी थी, उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। फिलहाल देखते हैं, नहीं उनको सूचना दी गई है, आ रही है मशीन। आगे हमें तो पता नहीं है, पल्लंग से कूड़े से आग लगी है। अच्छा। पल्लंग से आग लग के इधर सारे में लगती गई। हाँ, फिर हमें तो पल्ली साइड में लग रहे थे बीनने के लिए। अच्छा। और हमारा सामान था वो भी हमने निकाल नहीं पाए। सारा सामान हमारे कम से कम 20-25 बोरे हैं। ऐसा करके अब निकालने का वो आँच ज्यादा फूट गई, कहाँ तक निकालें। आप यही काम करती हो? हाँ, नहीं काम करते हैं। लगभग कितना नुकसान हो गया होगा? 10-12 हजार का नुकसान तो हो। नोएडा के सेक्टर 62 में निर्माणाधीन हाई राइज बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। यह आग इमारत के टॉप फ्लोर पर लगी। फिलहाल स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। आग कैसे लगी अभी इस कारण इसके स्पष्ट नहीं है। घटना थाना सेक्टर 62-1 की बताई जा रही है और दमकल विभाग के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। नोएडा के सेक्टर 62 में एक भीषण आग लग गई है। सनराइज बिल्डिंग में के टॉप फ्लोर पर यह आग लगी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है कि आग लगने के कारण आखिर क्या कुछ है, लेकिन पुलिस को मामले की सूचना दी गई। दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। गनीमत यह रही कि इस पूरी घटना में किसी भी तरह से जान माल की हानि नहीं हुई है। फतेहपुर में शादी समारोह में जनरेटर के करंट से 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिसमें 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि टेंट का सामान लगाते वक्त करंट आया और ये मामला हथगांव थाना क्षेत्र के मडियाई गांव का है। हापुड़ में युवती से छेड़छाड़ कर रहे मनचले की भीड़ ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। मनचले को पीटता देख मौके पर पुलिस पहुंची और मनचले को बचाया गया और अपने साथ थाने ले गई। वहीं मनचले की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये तस्वीरें हापुड़ की हैं, जहां एक मनचला युवती के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और जिसके चलते जो आसपास के लोग थे उन्होंने इस मनचले को पकड़ा और इसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। ये देखिएगा, तस्वीर पिटाई की आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसके बाद पुलिस ने जब मनचले को पिटता देखा तो मौके पर पहुंची, लोगों से उस मनचले को छुड़ाया और अपने साथ लेकर थाने चली गई है। मामले की आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। यूपी के हरदोई में एक मजदूर का शव घर के अंदर लटका हुआ मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने शव लटका देख पुलिस को सूचना दी। फिलहाल युवक के आत्महत्या करने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि युवक दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था। एक सप्ताह पहले ही वो गांव आया था। ये मामला पाली थाना के खैरापुर गांव का है। मेरठ सरदरा थाना क्षेत्र के पिटलोकर गांव में पांव फिसलने से 8 साल का बच्चा नदी में जा गिरा, जिसको काफी तलाश किया गया लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। फिलहाल बच्चा लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। खबर मेरठ से है, उत्तर प्रदेश के, जहां पांव फिसलने से एक 8 साल का बच्चा नदी में जा गिरा। तस्वीरें उस नदी की आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसके बाद से ही लगातार बच्चे की तलाश की जा रही है। गोताखोर भी नदी में उतरे लेकिन बच्चे का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इस खबर के मिलने के बाद परिजन में हलचल मच गई है और साथ ही परिजनों में कोहराम मच गया है और रो रोकर परिजनों का बुरा हाल है। लेकिन फिलहाल बच्चे को ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं कि ट्यूब के साथ भी गोताखोर मौजूद हैं और लगातार नदी में कूदकर बच्चे को ढूंढने की कोशिश की जा रही है।
बाराबंकी में देर रात तेज रफ्तार का हाईवे पर अनियंत्रित होकर एक कार पलट गई। इस हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया। यह घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के सफेदाबाद स्थित लखनऊ अयोध्या हाईवे की है। रामपुर में करंट लगने से हादसा हो गया है। स्टोन क्रशर से रेत भरने जा रहे ट्रक सामने से आ रहे दूसरे ट्रक से बचने के प्रयास में बिजली की हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। बिजली का तार ट्रक से छूकर गया और करंट की चपेट में आकर ट्रक चालक फिरोज खान की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस के साथ परिजन भी पहुंच गए और परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। शव लेकर चले गए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये रामपुर से तस्वीर हैं, जहां आमने सामने से आ रहे 2 ट्रकों में से एक ट्रक ने जैसे ही दूसरे ट्रक को बचाने की कोशिश की तो ट्रक जाकर हाई टेंशन तार से टकरा गया। जैसे ही तार ट्रक को छूकर गुजरा तो पूरे ट्रक में करंट फैल गया और जिससे ट्रक के चालक को करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। फिरोज की मौत होने के बाद जैसे ही सूचना परिजनों को मिली, परिजन मौके पर पहुंचे, साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। उसके बाद परिजनों ने फिरोज के पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और फिरोज के शव को अपने साथ लेकर चली गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।